नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में भारत से सबसे ज्यादा चिढ़ने वाला देश कौन सा है, तो यकीनन आपका पहला जवाब होगा पाकिस्तान। पर पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा अगर कोई देश भारत से चिढ़ता है तो वो है चाइना। और चाइना ने हर वो कोशिश करी जिसकी वजह से भारत गरीब बना रहे, भारत कभी भी आगे ना बढ़े। और इसकी पहली कोशिश हुई थी 1962 में। पर आज भी चाइना उस युद्ध को जब भी याद करता है तो केवल पछतावा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि चाइना ने जिस मकसद से इस लड़ाई की शुरुआत करी थी वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। आप सभी ने हर बार खबर सुनी होगी ना कि हर साल चाइना हमें परेशान करने के लिए आ जाता है। कभी एलएसी पर तनाव बढ़ाता है, कभी अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, कभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बदल देता है। और भारत को हर बार इसने परेशान करने की कोशिश करी है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों भारत के आस पड़ोस देशों के अंदर चाइना आकर बैठ गया। आखिरकार क्यों पूरे एशिया के अंदर केवल भारत एक ऐसा देश है जो ना कभी चाइना के सामने झुका, ना कभी उसकी संस्कृति को अपनाया, ना कभी उसकी सैन्य एक्टिविटी को अपनाया। क्यों आखिरकार चाइना लगातार भारत से चिढ़ता रहा है, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं कि भारत और चाइना की दुश्मनी की शुरुआत तो आज से 70-75 साल पहले हो गई थी। और आज इन दोनों का दौर है, फिर भी आपस में दोस्ती नहीं हो पाई है, केवल दुश्मनी ही चल रही है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम 70 साल पहले जाकर। आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है चाइना, जिसके अंदर कहीं ना कहीं तिब्बत भी शामिल है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चाइना की अगर हम बात करें तो आज से कई वर्ष पहले यहां पर कम्युनिस्ट की सरकार हुआ करती थी, यानी कि 70-75 साल पहले जब भारत को आजादी मिल रही थी। आजादी के समय में चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार हुआ करती थी और उनके मन में एक सवाल था कि जितने भी एशिया के देश हैं वो सब अच्छे हैं और भारत को भी अब कहीं ना कहीं आज़ादी मिल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि भारत के भी अच्छे दोस्त बन जाए। और अगर भारत अच्छा दोस्त बन गया तो पूरे एशिया में दोनों मिलकर राज करेंगे और दोनों मिलकर अमेरिका को कहीं ना कहीं पछाड़ देंगे। और उसी समय आप सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी के समय भारत में अगर किसी का राज हुआ करता था तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर डर भी बैठा हुआ था कि हम चाइना से कहीं ना कहीं बैर मोल तो ले ही नहीं सकते। और इसी वजह से चाइना को इंप्रेस करने के लिए एक नए प्रकार का नारा दिया गया और ये नारा था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। क्या दिया गया? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। अब तक भारत और चाइना का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। मतलब चाइना वाले भी भारत को लेकर कभी ये नहीं सोचते थे कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत भी चाइना को लेकर नहीं सोचता था कि ये हमारा दुश्मन है। अब समय बीता, भारत आजादी की तरफ बढ़ा, आजादी प्राप्त कर लेता है। 1947 के बाद से 3-4 साल तो काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि चाइना के साथ में हमारी सीधी बॉर्डर साझा ही नहीं हो रही है। आप बताइए, हमारा जस्ट पड़ोसी है, हम उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं, पर पड़ोसी का पड़ोसी है, उसके साथ झगड़ा करने में टाइम लगेगा। और इसी प्रकार से चाइना की बॉर्डर हमारे साथ साझा नहीं होती थी, हमारी बॉर्डर लगती थी तिब्बत के साथ में, है ना। कुछ समय निकला, उसके बाद में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने अनाउंस किया कि हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करके तिब्बत के ऊपर कब्जा करना है। और ये अचानक से घुस आते हैं यहाँ पर और तिब्बत में जो सेना होती है वो घुटने टिका देती है और यहाँ पर तिब्बत के ऊपर कब्जा हो जाता है। यहाँ पर एक और हकीकत मैं आपको बताऊं, जब चाइना तिब्बत के अंदर एंट्री कर रहा था और तिब्बत को अपना बनाने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, तो उसी समय भारत के अंदर बैठे हुए सरदार पटेल की तरफ से आवाज आती है और सरदार पटेल ने कहा था कि जिस प्रकार से हमने भारत की कई सारी रियासतों को भारत के अंदर मिलाया, एकजुट किया, वैसे ही आज तिब्बत को हमारी जरूरत है। हम तिब्बत का साथ दे देते हैं और इसे जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया, बाद में बनाया गया था, उसी प्रकार से हम तिब्बत को भी भारत का एक अंग बना सकते हैं अगर आप परमिशन देते हैं तो पंडित नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया कि यह हिस्सा हमारा है ही नहीं, चाइना से हम बैर मोल नहीं ले सकते, इसके लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। बाकी इतिहास इस बात को हमेशा दोहराता है कि सरदार पटेल ने बहुत कोशिश करी थी कि वो तिब्बत की मदद कर पाए, पर पंडित नेहरू ने परमिशन ही नहीं दी। हुआ क्या, तिब्बत पूरी तरीके से किसके कब्जे में चला गया? चाइना के कब्जे में चला गया। अब भी भारत दुश्मन नहीं है,
अब भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि तिब्बत को पूरा कब्जाने के बावजूद भी एशिया के अंदर जितने भी देश मौजूद हैं सब चुप्पी साधे बैठे थे, और उसमें से एक देश भारत भी था जिसने तिब्बत को लेकर कुछ नहीं कहा। आज भी नहीं बोलता है भारत कहीं ना कहीं, जबकि बोलना चाहिए। कभी कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते थे। चाइना को लगा था कि नहीं, भारत तो अपना अच्छा दोस्त है, हमने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, फिर भी कुछ नहीं बोला, तो अब ऐसा ही अच्छा चलता रहेगा। खबर निकल के आती है कि कुछ ही समय बाद तिब्बत के एरिया से दलाई लामा भागकर कहां आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। कहां से भागकर आते हैं? तो ये जो तिब्बत वाला इलाका है ना, यहां से होते हुए ये भूटान आते हैं, और भूटान वाले इलाके से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में होते हुए भारत के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और जब ये भारत के अंदर आते हैं और भारत इन्हें शरण देता है इनके शिष्यों के साथ में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है किसको? चाइना वालों को। चाइना पहली बार, वो बोलते हैं ना एक पूरी रस्सी है और रस्सी में आठन पड़ना, गिठान लगना, वो वाला दौर शुरू हो जाता है। चाइना के मन में हल्का सा दबदबा आया था भारत को लेकर कि भारत ने दलाई लामा को शरण दिया, क्या भारत हमारा दोस्त नहीं है? क्या भारत हमसे दुश्मनी चाहता है? आखिरकार इन्हें शरण देने की कहां जरूरत थी? क्योंकि वो हमारा अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी मामले में अगर कोई घुसेगा तो हम उसे कभी नहीं बख्शेंगे। और खुलेआम चाइना ने अनाउंस कर दिया कि अब भारत को परेशान करना होगा, क्योंकि भारत हमारा पहला दुश्मन है। आप देखिए, पूरी दुनिया में अगर चाइना के कोई दुश्मन है तो केवल दो हैं, और कोई दुश्मन नहीं है। पहला दुश्मन आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका, और पूरे एशिया के अंदर कोई दुश्मन आता है तो वो कौन है? भारत है। मतलब दो ही इसके दुश्मन है। इसने बोला कि अब मैं भारत को इतना बुरी तरीके से तोड़ूंगा कि जिसका कभी इसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और तभी आप सभी जानते हैं कि इस वाले इलाके में, ये अक्साई चीन वाला इलाका है ना, ये अक्साई चीन वाला इलाका तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था, और तिब्बत और ये शिनजियांग वाला प्रांत जो है, यहां से यहां तक 179 किलोमीटर का एक रोड बनाया था, सही करके बनाया गया ताकि भारत के साथ में युद्ध लड़ने का पॉइंट मिले, है ना। भारत की जमीन के ऊपर कब्जा किया, सही करके किया। अगर दलाई लामा को शरण ना दिया होता तो हम ऐसा नहीं करते। ये चाइना का स्टेटमेंट है, और इसी वजह से इसने यहां पर काम चलाया, जो कि भारत में उस समय की बैठी हुई सरकार को पता भी नहीं चला, इनकी आंखें भी नहीं खुली, और चाइना यहां सड़क बनाकर चला गया। और जब ये बातें पता चली और बाद में जब युद्ध हुआ तो चाइना ने क्या किया? एक साथ दो मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर दी। चाइना का दिमाग आप देखो जरा। चाइना को अच्छे से पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ है, अभी दौर चल रहा है 1962 का। मतलब भारत की आजादी को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। भारत के पास में वही पुराने हथियार हैं जो ब्रिटेन वाले छोड़ के चले गए हैं। भारत के पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं आप जरा सोचो कि वो देश जो एक पूरे के पूरे देश के ऊपर कब्जा करके बैठ गया है, उसके पास कितने ज्यादा नए नए प्रकार के हथियार होंगे, कितने प्रकार की चीजें होगी, उसके सेना कितनी ज्यादा मजबूत होगी। और यही सोचते हुए भारत में दो जगह एक साथ इसने हमला कर दिया। तो चाइना ने पहला हमला किया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी घुस आया था। दूसरा हमला इसने कहां पर किया? अक्साई चीन वाले इलाके में। और कुछ समय बाद जो है इसने अरुणाचल प्रदेश से पीछे हटना ज्यादा सही समझा, और ये अक्साई चीन इलाके को भारत से लेकर चला गया। अब आपको क्या लगता है, भारत की ये जो छोटी सी जमीन, यानी कि 179 किलोमीटर का जो सड़क इसने बनाया है, और हमारा अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र इसने लिया है, क्या इसको केवल भारत की भूमि चाहिए थी? बल्कि ऐसा नहीं था। वो चाहता था कि ये आने वाले टाइम में इतना मजबूत ना बन जाए कि जिस प्रकार से इसने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी, वैसे अन्य देशों की भी सहायता करेगा। क्योंकि चाइना की सीमा जो है 14 देशों के साथ में लगती है, और चाइना कल से किसी और देश को भी परेशान करे और अगर उसमें भारत बीच में कूदेगा तो नहीं चलेगा। और इसी वजह से भारत के साथ में युद्ध लड़के भारत की जनता के अंदर डर बैठाने का काम किया, भारत की सेना के अंदर भी कहीं ना कहीं डर बैठाने का काम किया, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका। आज भी भारत की सेना ना डरती है, ना भारत की जनता डरती है। पर इसका कुल और कुल मन क्या था? कुल मिलाकर 1962 की वार जब भी भारत याद करे तो उसे लगे कि चाइना बड़ा मजबूत है, हम बड़े कमजोर हैं। क्या लगे? कि हम बड़े कमजोर हैं। और इसी वजह से, ताकि भारत सिर्फ और सिर्फ सोच में पड़ा रहे कि आस पड़ोस में हमारे बड़ी दिक्कत है, डर का माहौल बना रहे, कभी भी एशिया में उभर के सामने ना आए, हमेशा गरीब बन के रहे, कभी टेक्नोलॉजी के मामले में ना सोचे, और यही चाल
यहां पर चाइना ने चली, क्योंकि चाइना को लगता था कि आज नहीं तो कल पूरे एशिया के अंदर दो बड़े हाथी हो जाएंगे, एक हो जाएगा चाइना और एक हो जाएगा भारत। दोनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना जनसंख्या के मामले में आगे, सेना के मामले में आगे, ताकत के मामले में आगे, समुद्री सीमा क्षेत्र यानी कि समुद्र के अंदर जो अपनी ताकत है उसमें भी आगे है। इसे लगता था कि भारत कुछ भी नहीं है। अब इसने सोचा कि 1962 का वार करने के बाद भारत टूट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय बाद खबर निकल के आई कि भारत ने नई प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया है। फिर खबर निकल के आई कि भारत ने अपनी सेना में इजाफा किया है। फिर खबर निकल के आई कि भारत में आईटी सेक्टर बनना शुरू हो गए। और यही बात कहीं ना कहीं चाइना को मन में परेशान करने लगी कि हमने तो 1962 का वार ही इसलिए लड़ा था कि भारत स्थिर हो जाए, भारत आगे नहीं बढ़ पाए, भारत किसी भी मामले में ना सोच पाए अब क्या किया जाए। भारत तो कर रहा है, अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दौर दूर नहीं है जब भारत फिर से चाइना के साथ लड़ाई करेगा। और यही सोचते हुए चाइना ने सोचा कि भारत को सीधा परेशान करने की बजाय आस पड़ोस के देशों में दखल अंदाजी करना शुरू हो जाओ, जिससे भारत खुद ही डिस्टर्ब हो जाए। और यही चाल उसकी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिखाई भी दे रही थी एक समय में। पर अब भारत को उस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत को अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अब इसने क्या किया था जरा सुनिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है भारत ने क्या किया, सबसे पहले भारत की दुखती नस को पकड़ा। ये क्या है, पाकिस्तान है। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में आए दिन तनातनी चलती है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। और यही बात सोचते हुए चाइना ने सोचा कि इसका दुश्मन अपना दोस्त हो सकता है, इसको दोस्त बनाओ और इसके यहां पर काम करो। तो सबसे पहले इसको हथियार देना शुरू कर दिया, इसके परमाणु बनाने में मदद करी कि नहीं करी आप बताइए। इसकी मिसाइलें बनाने में मदद कर दी, इसको फाइटर जेट दे दिए, मतलब हथियार दे दे के इसको मजबूत बनाया। आप जरा सोचो, अगर चाइना ने पाकिस्तान की कभी मदद नहीं की होती तो कौन सा देश ऐसा है जो इसकी मदद करने के लिए आगे आ गया होता। ये तुर्की उर्की और ये जितने भी बाहर घूम रहे हैं ना, ये किसकी वजह से घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास में परमाणु है, मिसाइल है, और वो किसकी बदौलत है, चाइना की बदौलत। अगर चाइना ने एक टाइम पे मदद नहीं की होती तो पाकिस्तान आज भारत के सामने कुछ नहीं होता और अखंड भारत कहीं ना कहीं फिर से बनने की कगार पर शुरू हो गया होता। और इसका काम कहीं ना कहीं चल रहा है, आप देखोगे जरूर कि अखंड भारत बनेगा ही बनेगा। तो आप जरा यहां पर देखिए, इसने हथियार देना शुरू कर दिया। हथियार के साथ साथ इसने यहां पर एक रोड भी निकाला था, जिसे आप सभी जानते हैं सीपीईसी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसने बनाना शुरू कर दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को और भड़काना, फंडिंग देना, हथियार देना, पैसा देना, सब कुछ करना इसने शुरू कर दिया। अब ये यहीं तक नहीं रुका, ये बढ़कर गया है नेपाल के अंदर। आप सभी जानते हैं कि नेपाल को भी स्थिर करने के अंदर जितना हाथ अमेरिका का है उतना ही हाथ चाइना का भी है। तो नेपाल के अंदर गया, नेपाल वालों को कर्ज दिया। फिर आगे बढ़ के कहां गया, भूटान के अंदर, यहां से आगे गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर भी कई सारा कर्ज और हथियार इसने दिए। यहां से आगे अगर हम म्यांमार आए तो जिस प्रकार से सीपीईसी बना उसी प्रकार से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सड़क का जाल एक यहां पे भी बिछा दिया इसने। और यहां से आगे बढ़ते हुए हम्बनटोटा, आप सभी जानते होंगे, एक द्वीप है श्रीलंका का, जिसे 2017 के अंदर 99 साल के लिए, 99 ईयर के लिए जो है इसने लीज पर ले लिया कि हम 99 ईयर तक कुछ भी करें उस पूरे आइलैंड के ऊपर, पूरे पोर्ट के ऊपर, पूरे एरिया के ऊपर, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो हम्बनटोटा जो है एक जगह है वो पूरी तरीके से इसने ले ली। आगे बढ़ते हैं तो मालदीव को भी अपने कहीं ना कहीं कब्जे में कर लिया है ना। तो आस पड़ोस के देशों को सबको अपने अंदर करने की इसने कोशिश करी और इतना ज्यादा अब भारत को कहीं ना कहीं परेशान करना ये शुरू हो चुका था, जिसकी कोई अति नहीं। फिर भी इसे लगता था कि भारत टूट जाएगा, पर फिर भी भारत नहीं टूटा। अब इसने क्या गेम खेला, आप जरा सुनो। यह सोचता था कि भारत तो रुक नहीं रहा है, काम करें, भारत की जनता के घर के अंदर जो है घुसने की कोशिश करें, ताकि भारत के लोगों के मन में अगर डर बैठेगा तो भारत की सरकार के अंदर भी डर आएगा। आप जरा सोचो, आज भारत की कई प्रतिशत ऐसी जनसंख्या है जिनके मन में 100% ये बात घुसी हुई है कि हम चाइना के सामने कुछ भी नहीं है। आप जरा सोचो कि हम जिस समय आजादी प्राप्त कर रहे थे उस समय चाइना ने ऑलरेडी एक देश के ऊपर कब्जा कर रखा था, कब्जा कर लिया था, है ना।
तो आप जरा सोचो कि वो काफी टाइम से इस बात को लेकर काम कर रहा है। जिस प्रकार से हम इंतजार कर रहे हैं 2047 का, वैसे ही इंतजार कर रहा है चाइना 2049 का। क्योंकि 1947 में माओ की जब सरकार हुआ करती थी चाइना के अंदर, तो उनका पहला लक्ष्य उस समय ये रखा गया था, जब भारत आजाद हो रहा था ना उस समय, माफ कीजिएगा 1950 की हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो 1947 में तो भारत आजाद हुआ था। 1949 में यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था चाइना के अंदर, जो माओ की सरकार थी उसने, कि भाई साहब हमें आने वाले 100 साल के अंदर ताइवान को लेना है और दुनिया का सबसे मजबूत देश हमें बनना है। हालांकि उस लक्ष्य तक पहुंचता हुआ अभी भी चाइना नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसका मन था कि हम अमेरिका को कहीं ना कहीं पछाड़ दें, पर उल्टा क्या हो रहा था। अगर हम 1947 की बात करें तो यहाँ से लेकर 1962 के वॉर तक भी हम चलें तो हमारी भारतीय सेना के पास में अच्छे हथियार तक मौजूद नहीं थे। तो आप अगर ये बात सोच के चलो कि 10, 20, 25 सालों के अंदर सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम लगता है हर देश को ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। और भारत आज काफी ज्यादा मजबूती के साथ आगे भी बढ़ा है और काफी ज्यादा मजबूत हुआ भी है। तो अब कई सारे लोगों के मन में जो ये बात चलती है ना कि हम चाइना के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि चाइना ने खुद का मैन्युफैक्चर किया। चाइना क्या करता है, हर चीज वहां बनाता है और इस वजह से उन सारी चीजों को कहां सेल करता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए। आप देखो, आपके घर के अंदर चाइना घुसा हुआ है। अगर आप एक छोटा सा बल्ब लेके भी आ रहे हैं, प्लास्टिक का बॉक्स लेके आ रहे हैं, कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल अगर कुछ लेके आ रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप कोई कैमरा या फिर मोबाइल भी खरीद के ला रहे हैं, तो वो कहाँ का है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, चाइना की है। तो चाइना ने भारत के अंदर घुसना स्वीकार किया और भारत के लोगों के मन में डर बिठाने की कोशिश करी। पर यह कभी भी उसने नहीं सोचा था कि हम इतना करने के बावजूद भी भारत कभी आगे बढ़ जाएगा। जबकि भारत ने उल्टा उसको दिखाया कि हम आर्मी में आगे बढ़े हैं, इसरो में आगे बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी में, डिजिटल में, आईटी, स्पेस, परमाणु मिसाइल, हर मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत अभी किसी देश के साथ में युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि भारत सोचता है कि हम कुछ भी करके एकदम मजबूती के साथ खड़े हो जाए, और जब भारत मजबूत हो जाएगा तो वो किसी भी देश के ऊपर आराम से हमला कर सकता है, लड़ाई लड़ सकता है। जब देश मजबूत ही नहीं होगा और इसके सामने किसी के ऊपर जो है हमला कर दिया जाए, तो वो दिक्कत वाली बात होगी। आप सभी जानते हैं कि हमें अक्साई चीन वाला इलाका लेना है, आप सभी जानते हैं कि हमें सक्सग्राम वाला इलाका लेना है, आप सभी जानते हैं हमें पीओके वापस लेना है। तो इन सारी चीजों के लिए तैयारी भी कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये वाली चीजें तो भारत कहीं ना कहीं कर ही रहा है, और यही बात चाइना को सताती है और इसी वजह से भारत के लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। यहां तक कि चाइना ने पूरे भारत को कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है। आज आप देखिए, अगर आप कोई बड़ी मेट्रो सिटीज में चले जाए, आपको हर जगह अगर कोई सीसीटीवी कैमरा भी दिख रहा है तो वो किसका है, चाइना वालों का है। चाइना ने ये सीसीटीवी कैमरे किसे दिए हैं, भारत को दिए हैं। यहाँ से जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है उसका डेटा कहाँ चला जाता है, चाइना वालों के पास में, और वो डेटा कहाँ भेजता है, फिर पाकिस्तान के पास में भेजता है। मतलब भारत के अंदर कहीं ना कहीं उसने घुसने की कोशिश करी है। और अगर आज भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जाए ना, चाहे भारत सरकार समझाए या कोई और, कि आप किसी और देश के बारे में सोचने से बढ़िया है कि आप अपने देश के लिए सोचिए, तो शायद उनका जवाब अलग होगा। वहीं अगर हम चाइना के लोगों की बात करें ना, तो चाइना की सरकार ने अगर ये बोल दिया कि आप आधे घंटे के लिए यहीं खड़े रहेंगे, तो लोग वहीं खड़े मिलेंगे। और अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आप आधे घंटे बाद यहाँ से हट जाना, गायब हो जाना, ये काम मत करना, यहाँ थूकना मत, यहाँ कचरा मत डालना, तो वो लोग नहीं करेंगे। क्योंकि आज चाइना में जितनी जनसंख्या है ना, उससे कई गुना ज्यादा वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। डिसिप्लिन अगर आपको सीखना है तो चाइना की जनता से सीखो, और वही सारी चीजें भारत की जनता के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये हकीकत है, प्लीज बुरा मत मानना, पर यह हकीकत है कि भारत की जनता को यह बात समझ में नहीं आई है, और वही कहीं ना कहीं चाइना करता है। आज आप देखिए, हर साल एक खबर निकल के आती है, हर साल खबर में क्या दिखाया जाता है कि भाई साहब आज चाइना वालों ने क्या कर दिया है, भारत को परेशान कर दिया है। कैसे परेशान किया है, आज एलएसी पर तनाव हो गया है ना, भारत की जनता के मन में डर बिठाने के लिए। आज अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई 22 जगह ऐसी है जिनका नाम बदला, कोई 29 जगह ऐसी है जिनका नाम बदला। कभी कभी तो चाइना के मंत्री उठ के आ जाते हैं और बोल जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा था, है, लेकर रहेंगे, दक्षिणी तिब्बत है। कहाँ तुम्हारे दस्तावेज में लिखा हुआ है कि दक्षिणी तिब्बत है? जबकि अरुणाचल प्रदेश के लोग भी बोलते हैं कि तुम जितने भारतीय नहीं हो उससे कई गुना भारतीय हम हैं। भारत के लोगों को तक ये जवाब मिल चुका है। तो आप जरा देखो कि चाइना किस प्रकार से भारत के लोगों के मन में डर बिठाने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत की जनता को ये लगता है कि हम कुल मिलाकर उनके ही ऊपर डिपेंड है, और वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोशिश करता रहा है भारत को परेशान करने के लिए। दूसरा, चाइना बहुत ज्यादा डरता है क्वाड को लेकर, जिसके अंदर शामिल है
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये गुट जो है चाइना को बड़ा परेशान करता है। चाइना को लगता है कि अगर भारत अमेरिका के खेमे में चला गया तो इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका इस बात का जरूर डिसीजन लेगा कि एशिया की सीट किसे दी जाए। और उसमें आज के दौर में अगर देखा जाए तो दो ही दावेदार है, या तो भारत है या फिर चाइना है। और चाइना कभी नहीं चाहता है कि भारत के खेमे में ये चला जाए, माफ कीजिएगा, अमेरिका के खेमे में भारत चला जाए, जिसकी वजह से चाइना को आने वाले टाइम में कोई देश ना पूछे। और जिस प्रकार से आज भारत लक्ष्य लेके चल रहा है कि आने वाले 2047 तक वो विकसित भारत बनेगा, कई सारी चीजें होगी, ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो चाइना भी लेकर चल रहा है कि आने वाले 2049 तक ये अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। यहां तक कि ताइवान को इसे वापस लेना है, वो भी कहीं ना कहीं लेकर रहेगा और पूरे एशिया के अंदर ये ताकतवर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर चाइना ने भारत के लोगों को डराने की कोशिश करी, हर बार तनाव बढ़ाने की कोशिश करी, और अगर इससे भी लोग नहीं डरे तो इसने आस पड़ोस के देशों के अंदर कब्जा करने की कोशिश करी, वहां पर आकर बैठने की कोशिश करी, ताकि भारत उन्हीं सारी चीजों में उलझा रहे, कभी आगे ना बढ़ पाए। बाकी आप चाइना को लेकर जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि चाइना किस प्रकार से तैयारी कर सकता है आप इस बात से अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।